गुड मॉर्निंग इप्शा जी। आज हमारे साथ इप्शा जी है, अनदर फ्लैम्बॉयंट डेवलपमेंट प्रोफेशनल, और आज हम उनकी जर्नी सुनेंगे। सो विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इप्शा जी, हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो है ना, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट योर डेवलपमेंट जर्नी? थैंक यू तुकाराम जी। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। और डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा जुड़ाव, इसका छोटा सा एक स्टोरी है। मतलब करीब 2006 से मेरा डेवलपमेंट सेक्टर का जर्नी स्टार्ट हुआ है। और उससे पहले मैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करती थी, जो बिजली विभाग, जानते होंगे, वहां पे मैं काम करती थी लखनऊ में। तो बहुत कम सा सैलरी था, मतलब बहुत, मेरा उम्र भी उस समय बहुत ज्यादा नहीं, 23-24 साल, 24 के करीब करीब हुआ होगा। तो तब बहुत एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब टाइप का था, बट कॉन्ट्रेक्चुअल था, वो गवर्नमेंट नहीं था। तो वहां जाके वो क्लैरिकल टाइप जॉब था कि वहां जाना है, बैठना है, कुछ कुछ काम करना है और फिर वापस आ जाना है। कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे जब वहाँ काम भी नहीं होता था। तो महिला समाख्या में जब मेरा जॉब लगा तो वो सीतापुर में था। और यहाँ लखनऊ में जब मैं काम कर रही थी, उससे पहले मेरी स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी रहा है, वो सब लखनऊ में रहा है, अपने होम टाउन में, अपने घर वालों के साथ में। तो कभी मतलब मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ऐसे अकेले रह पाऊँ। तो जब मैं सीतापुर में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक बहुत ज्यादा डर था कि मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं अपने पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स तो नहीं, पापा की डेथ मेरे हाई स्कूल में ही हो गई थी, तो मम्मी के साथ में, भाई बहन के साथ में ही रही हूँ। तो बड़ा एक अंदर से लग रहा था होम सिकनेस ना हो। तो फिर एक सरिता जी हैं, जिनके, मतलब मैं अपना पूरा डेवलपमेंट सेक्टर का जर्नी का मैं बताना चाहूंगी कि उनकी वजह से ही शुरू हो पाया। तो जब मैंने महिला समाख्या में हुआ, वो सर्व शिक्षा अभियान में काम करती थी, तो उनको, मैं उनके पास में गई तो उनको मैंने बताया कि मतलब वो रिश्ते में मेरी मामी जी लगती हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, बट मैं सीतापुर में कैसे ज्वाइन करूं, क्या करूं। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी सी चीज बोली कि अगर तुम अपनी लाइफ को जैसे चल रहा है वैसे ही रखना चाहती हो, मोनोटोनस सा, कि डेली जाना है, कंप्यूटर पे काम करना है, टाइपिंग करना है, कंप्यूटर ऑपरेटर ही बने रहना चाहती हो, तो तुम ये करो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए, है ना, कुछ चाहिए कि तुम कुछ कर रही हो, तो तुम्हें फिर सीतापुर महिला समाख्या ज्वाइन करना चाहिए। तो जब मैं महिला समाख्या गई, वहां ज्वाइन किया, मेरी मम्मी मेरे साथ में गई। तो मतलब ये मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि वहां मेरा पूरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जो मैं बहुत ही नॉर्मल, इवन मतलब मुझे लगता है अर्बन में जितने लोग जीते हैं, उनकी लाइफ और रूरल की लाइफ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो मुझे वहां जाके पता चला। तो एक रात जब मैं रुकी, मेरी मम्मी साथ में थी, रात में मुझे बहुत टेंशन हुई कि वो क्यों वो यहाँ है, तो मुझे इतना खराब लग रहा है, वो जब चली जाएंगी तब क्या होगा। तो उन्होंने यही बोला कि अरे तुम परेशान मत हो, और तुम्हारी सैलरी से घर के खर्चे नहीं चल रहे, जिस दिन तुमको छोड़ के आना हो तुम चले आना। और बस उस दिन के बाद से एक मीटिंग थी, सहयोगिनी की बैठक जिसे कहते थे, सहयोगिनी बैठक, उसमें फील्ड स्टाफ लोग वहां आते थे। उस मीटिंग में जैसे ही मैंने एंट्री की, बस आप मतलब ये समझ लीजिए कि लाइफ बिल्कुल चेंज थी। वो जो फील्ड रियलिटीज मुझे बता रहे थे कि जो हम लोग बात करते हैं ना घर में बैठकर कि अरे बहुत लाइट चली गई, अरे क्या हो गया, ये तो मेरी फैमिली में या मुझ में इतना दिक्कत है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं। वहां पे प्रॉब्लम्स ही अलग है, वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है। जब वहां पे मैंने देखा, कुछ केसेस ऐसे आए थे, मतलब जो महिला समाख्या है, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है, एजुकेशन बॉय करता था, मतलब अभी इस समय महिला समाख्या मर्ज हो गया है डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग। तो वो विमेन एम्पावरमेंट में वो सारे जितने भी पंचायती राज व्यवस्था जो है, वायलेंस है, स्वास्थ्य है, जेंडर है, इन सब में काम करता है। तो जब मैंने वहां पे सुनना शुरू किया कि वहां पे क्या दिक्कतें हैं, कि मिड डे मील में जो है जाति को लेकर जो कुक हैं उनकी एंट्री नहीं है वहां पे। इसके अलावा किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, इवन उसका सीवियर रूप मैंने वहां पे देखा कि वहाँ दहेज के लिए जो हम केवल न्यूज में सुनते थे, वहां पे लड़कियों को जला दिया गया। एक दो केसेस और आए थे जो मतलब मेरे सोच के बाहर थे, कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूं।
तो बस उस दिन के बाद से मेरा जो जर्नी था डेवलपमेंट सेक्टर में टोटली बदला। और ये केवल बाहर से नहीं, या मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा जॉब स्टार्ट हुआ, मैं ये कहूंगी कि मैं इन एंड आउट दोनों ही बिल्कुल बदल गई। कि वहां पे जेंडर पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हुआ। हम बहुत सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, बट जब रूरल की वहां की प्रॉब्लम्स को हमने देखना शुरू किया कि किस तरह की दिक्कतें हैं, तो वहां पे रियलिटी आपको पता चलता है कि वो रियल जो हम रह रहे हैं वो बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं हम, और सेफ इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। बट रूरल्स की, और इवन ये अर्बन में भी है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि अर्बन में प्रॉब्लम्स नहीं, बट हम क्योंकि ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो हमारी फैमिली में हम उतना बाहर नहीं निकले होते। बट आप जब काम के सिलसिले में इस तरह की चीजों में जाते हो, तब आपको रियल वर्ल्ड का पता चलता है। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है तुकाराम जी डेवलपमेंट सेक्टर का जर्नी, और टोटली अलग था। और फिर उसके बाद में मैंने करीब 5-6 साल काम किया, और फिर उसके बाद मैंने सहयोग ज्वाइन किया करीब 2011 में, वहां लगभग 2.5-3 साल काम किया। फिर केयर इंडिया में अलीगढ़ में काम किया। फिर उसके बाद यूपीटीएसयू में, और फिर पीएसआई में लगभग, यूपीटीएसयू में भी मेरा 5 साल का काम साथ में एसोसिएशन रहा है, और पीएसआई में भी लगभग 6 साल का एसोसिएशन रहा है। तो करीब 18 साल का मेरा जर्नी है अभी तक डेवलपमेंट सेक्टर। तो ये अभी अभी आप ये बताइए, जो मतलब कुछ जो डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ना जब जर्नी हम शुरू करते हैं, हर एक का होता है कि वो फिर हमें उसको मतलब एक ट्रिगर पॉइंट टाइप रहता है। तो वैसे कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स जो एट द स्टार्ट ऑफ आपके जर्नी थे, तो वो शेयर करिए। जी मतलब मैं फिर से वही महिला समाख्या की बात को मैं वापस लेकर आऊंगी। शायद उसने मेरे दिल में बहुत बहुत ज्यादा छवि छोड़ा हुआ है। तो वहां से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से था, तो वहां की स्टोरीज, क्योंकि सब कुछ जो फर्स्ट टाइम होता है वो आपको हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा याद रहता है। तो मेरा भी जब मैंने वही महिला समाख्या की मैं बात बता रही हूँ, वो मेरी पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग में एक पिसावा ब्लॉक है, और उसमें कुछ गांव हैं जिसमें करीब 300 या 250 के करीब गांव में हम लोग काम करते थे। और वहां पे एक सहयोगिनी थी रेशमा, जो एक केस लेकर आई। उसने पूरा केस सुनाया, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट पर रिसोर्स पर्सन की तरह काम करते थे। और हमारे पास बहुत बड़ी टीम थी, करीब 4 ब्लॉक्स के कई सारी सहयोगिनी, और उसके अलग अलग लेवल जेआरपी डीपीसी इस तरह से काम करते थे। हम सेकंड लाइन पे वहां पे काम कर रहे थे। तो जो हमारी सीनियर थी सफिया जमीर, उनका मतलब वो बहुत सालों से थी, हमारा ये पहला चीज था। तो मैं और सुरभि, हम दोनों ने ज्वाइन किया था एज अ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। हमने जब ज्वाइन किया, तो केस जब लेकर आई रेशमा, रेशमा ने एक बहुत अच्छा मतलब केस, अच्छा तो नहीं कहूंगी लेकिन एक केस बताया कि एक पुष्पा नाम की एक महिला है, और महिला ने उसको, शायद मुझे लड़की ही बोलना चाहिए, तो वो शायद 18-19 साल की रही होगी। और उसका 2 साल पहले शादी हुआ था, लेकिन ससुराल वालों ने मत दिया, वो वापस आई। फिर महिला समाख्या में ये एक नारी अदालतें चली थी, तो जिसके थ्रू उन्होंने आपस में समझौता कराया, और वो वापस चली गई। मतलब क्योंकि कई तरह की चीजें काम करती हैं, जब एक लड़की अपने घर से ससुराल जाती है, तो फिर सब लोग कोशिश यही करते हैं कि वो वहीं बनी रहे, है ना, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, अपने माँ बाप का प्रेशर रहता है। तो वो फिर से वहीं चली गई। वहीं जब वापस गई, उस टाइम पे उसके घर वालों ने उसको, मतलब रात में कुछ ऐसी घटना हुई, और वो मतलब यहाँ से लेकर और नीचे थाइस तक का, यहाँ तक का वो जल गई। और फिर उसके ससुराल वालों ने उसको 2-3 एक हफ्ता करीब इलाज कराया। वो लोग भी गरीब, ये लोग भी गरीब थे। और फिर उसके बाद उनका इसमें केस वेस हुआ, और वो जो एक कलमबंद बयान कहा जाता है, जो जज आके लेते हैं जब स्थिति खराब होती है महिला की, वो नहीं जाते। तो वहां पे लेकर, और उसको यही बोला गया कि तुम अगर बोलोगी कि घर वालों के थ्रू हुआ है, तो हम तुम्हारा इलाज नहीं कराएंगे। तो वो डर के उसने बोला, मैं अपने आप से, वो दिया में रात में सो रही थी, तो बिस्तर पे आग लगी, और ये हो गया। तो ये केस रेशमा ने हम लोगों को बताया। जब ये केस हम लोगों ने सुना, तो हमारा तो रिएक्शन अलग ही था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, हमें पता ही नहीं था कि अच्छा हम इसमें कर क्या सकते हैं, ये तो गलत हुआ है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था, और ऐसे हो कैसे सकता है ना। हम इस टाइम 2006 में बैठे हुए हैं, और ये कैसे हो सकता है। तो ये सब चीजों को बड़ा मतलब होता, फिर सफिया दी जो हमारी सीनियर थी, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को बोला कि नहीं, आप लोग जाइए, मिलिए और देखिए। तो मैं, मेरे दिमाग में मतलब चीजें चल रही थी।
फिर लगभग 10-12 दिन बाद मुझे फील्ड विजिट जाना था, तो वहीं रेशमा के गांव में, हम उसी गांव में पहुंच गए जिस गांव में वो पुष्पा। तो जब उसके घर उन्होंने कहा कि रेशमा ने कि दीदी पुष्पा के घर चलेंगे जो मैंने केस बताया था। तो मैंने कहा ठीक। जब मैं गई तो वो अपने बाहर बेड था, और उनके घर वालों ने मतलब झोपड़ी में रहते थे, बहुत गरीब लोग, और घर पे ही थी। और एक जो लोग ऐसे करके होता है ना, जो आग लग जाती है तो सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, तो उसके अंदर वो। और जैसे ही मैं मिली तो उन्होंने, उसकी माँ ने उसका पैर का जो वो था पाउंड, वो दिखाया, जख्म दिखाया। मैं बस देख के मुझे लगता है जैसे मैं बेहोश ही होने लग गई, मतलब मैं उसको देख नहीं पाई। मैंने बस उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा रेशमा अगर हम लोग कुछ काम, मतलब इतना ही शायद मैं बोल सकती थी, क्योंकि बिना बोले मैं वहां से निकल नहीं सकती थी, मतलब वो बहुत ही इनसेंसिटिव होता। बट मेरी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब, कि मैं उसको क्या बोलूं, जब मैं खुद ही नहीं संभल पा रही हूँ तो मैं किसी को क्या समझा। तो मैंने उसको वही बोला कि क्या हम अगर इस चीज को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि तुम घर वालों की, तुम्हारी शिकायत की जाए तुम्हारे पति या तुम ससुराल वालों की, तो तुम पीछे हट जाओ। क्योंकि हम लोगों ने केसेस सुने थे जिसमें लोग पीछे हट जाते थे, जनरली लेके जा रहे हैं लेकिन पीछे पीछे हट जाते थे। लेकिन उसने, पुष्पा ने कहा कि नहीं दीदी हम करेंगे। और बस मैं इतना ही बोल पाई, शायद मैं 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा वहां पे, या 5 मिनट मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा मैं रुकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। वो पॉइंट था जो मेरे दिल को, मतलब मैं शायद ये बात कई दिनों तक नहीं भूल पाई। और इसको, हम लोगों को वापस उसको स्किन ड्राफ्टिंग कराने में और ये सारी चीजों को कराने में लगभग 3 से 4 साल लगे। और उसके घर वालों को ससुराल में मतलब जेल भी हुई, उनका केस भी देखा गया, कुछ वकील हम लोग के साथ में थे, मतलब इस 4 साल आप समझ लीजिए कि लगे। ये बहुत रेगरस वो था। बट ये था एक केस जिसको मेरे, मतलब मुझे ना, शायद मुझे खुद भी हिला दिया। मैं कई बार रोई हूँ इस चीज को लेकर, कि वो शायद मैं ना वो एक वो दायरा भूल गई थी कि हमको मदद करनी है, बट ऐसे नहीं करनी है कि हम खुद डिप्रेस हो जाएं। तो शायद इस केस में मुझे ऐसा हो गया था कि मैं थोड़ा सा, मेरा खुद ही दिमाग हिल गया था। तो बहुत सारे इस तरह के केस थे जिसमें मतलब मुझे लगा कि शायद हम बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं जो इस तरह की स्थितियों से बाहर से देख पा रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, अभी भी हैं, होती हैं, मतलब हर जगह होंगी। ये केवल ऐसे इंडिया या कहीं उसकी बात नहीं है, हर देश का ये कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हैं जो हैं। और अगर हम लोग इससे बाहर है तो हम बहुत प्रिविलेज्ड। तो बस ये है जो ट्रिगर पॉइंट था जिसमें मुझे लगा कि नहीं, मुझे काम इस पे करना ही करना है। और यहीं से मेरा फिर डेवलपमेंट सेक्टर में और मन बढ़ता गया, और महिला समाख्या के लिए मेरा बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट बढ़ता गया इस काम को लेकर। तो अभी ये तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। अब आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, जैसे अगर हम देखें आपका जर्नी, तो पहले 5 साल, फिर 5 से 10 और 10 से आगे, तो आप कहाँ कहाँ काम हम्म किए, डोमेन पे काम किए, ये एक ऐसा वाला हम्म जर्नी हम्म, थोड़ा बताइए ना। जी। तो महिला समाख्या के बाद में, मतलब यहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे थे, और ये टोटली अलग काम था, ग्रास रूट लेवल। फिर इसके बाद जब मैंने करीब 2006 से 2011 यहाँ पे काम किया, हम लोग मॉड्यूल मेकिंग, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजों को भी देखते थे। चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और महिला शिक्षण केंद्र, इस तरह के स्कूल्स भी थे जिनका संचालन महिला समाख्या के माध्यम से किया जाता था। तो केजीबीवी में बहुत डिफरेंट टाइप का, कि वहां पे 6 to 8 की तो पढ़ाई हम कर ही रहे थे, बट उसके साथ में उनको एक और चीज पे किया जाता था कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा हो गया, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, इस तरह के। और महिलाओं के अधिकार जो है, कि था मतलब अगर मान लीजिए पुलिस आ रही है तो आपके क्या अधिकार हैं, या जितनी भी लॉज हैं, ये इसमें क्रिमिनल लॉज हैं महिलाओं से रिलेटेड, इस पर भी ट्रेनिंग करते थे। तो ये चीज कस्तूरबा गांधी की बालिकाओं को दिया जाता था। तो ये हो गया मेरा 2011 तक, तो टोटली ग्रास रूट लेवल पे हम काम करते थे। फिर इसके बाद में जब मैंने सहयोग ज्वाइन किया, 2011 अगस्त में ज्वाइन किया, तो वहां पे जो मेरा जर्नी था वो टोटली अलग था। वहां पे हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं थे, स्टेट लेवल पे थे। और हमें एनजीओज को ट्रेनिंग देनी थी। कुछ मंच चलते थे, जैसे हम कह सकते हैं नेटवर्क होते थे, उन नेटवर्क को सहयोग ने लेके चले हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक पॉलिसी है फैमिली प्लानिंग को लेकर,
कि 2 बच्चे अगर तक ही चीजें होंगी। ये पहले था, अभी इस टाइम पर स्टेटस डिफरेंट है, बट उस टाइम पर जो नेशनल की तरफ से जितनी भी स्कीम्स चलती थी वो फैमिली प्लानिंग को लेकर, कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं उन्हीं को सुविधाएं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है वो 2 बच्चों तक ही थी। तो सहयोग और बाकी और भी बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर इस पर कैंपेन किया। वो कैंपेन मोड पे मतलब सहयोग ज्यादा काम करता था। तो ये नियम को बदला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा किसको जरूरत है जननी सुरक्षा योजना की? वो उन्हीं महिलाओं को जिनके बच्चे ज्यादा है। और वो बच्चे क्यों ज्यादा है? इसलिए कि शायद वो उनका इंश्योरेंस है, उनको लगता है जितने बच्चे होंगे उतना काम होगा, उतना खाना उनके घर पे आएगा। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, गलत है सही है वो दूसरी बात है, बट उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये। तो उस पर बहुत सारे कैंपेन किए गए। तो वहां पे जो, और प्लस एफएसटी जो स्टरलाइजेशन होता था, तो वहां पर भी एक बहुत केसेस हुए थे जब बहुत जो नसबंदी किया जाता था कैंप मोड में चलता था ना, कि एक डॉक्टर है कई सारे केसेस आ रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने कैंपेन किया। और इसको गवर्नमेंट ने मतलब कोर्ट ने इस चीज पर प्रतिबंध लगाया और इसके कुछ नियम बनाए कि कम से कम 30 लोगों में एक टीम होनी चाहिए, फिर उसके अलग अलग चीजें हैं कि क्या गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। तो ये सहयोग जैसी संस्थाओं ने मिलकर इस पर बहुत बड़ा कैंपेन किया। और इस मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया, मॉड्यूल मेकिंग पे काम किया, ट्रेनिंग्स देते थे महिलाओं को हम लोग बुला के। और प्लस यूथ पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ा काम हुआ, कि उस टाइम तक यूथ पॉलिसी नहीं थी, है ना। जो यूथ है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनसे रिलेटेड पॉलिसी नहीं थी। तो वो भी करीब 33 एनजीओ के साथ में मिलकर यूथ पॉलिसी का भी कैंपेन चला। तो ये 2-2.5 साल की जर्नी थी मेरी सहयोग में। फिर टोटल फिर मेरा शायद ट्विस्ट हुआ मेरी लाइफ में वापस। मैंने केयर इंडिया ज्वाइन किया, अर्बन यूएचआई का जो था, अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव। वहां पे आप सोचो कि मैंने फैमिली प्लानिंग पे ही काम करना शुरू कर। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो टोटली अलग था, वो यहाँ आके फिर मैं अपने ही उसमें जूझने लग गई कि मैं तो अभी तक ये काम कर रही थी कि नहीं नहीं, हर चीज महिला के लिए ही क्यों, है ना, पुरुष के लिए क्यों नहीं। और यहाँ तो अब मैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग पर ही काम कर रही हूँ। तो वो द्वंद मेरे दिल में तुकाराम जी बहुत लंबा चला है, मुझे अपने आप को समझाने के लिए कि कैसे करूं मैं इस चीज को, मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा। लेकिन फिर शायद मतलब अभी मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि जब तक महिलाओं को उनके गर्भ में मतलब उनकी वो अधिकार नहीं होगा, मैं अगर बच्चे ही पैदा करती रह गई तो मैं अपनी राइट्स के लिए कब लड़ूंगी? तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव कौन इस्तेमाल कर रहा है वो दूसरी बात है। वो मतलब है, उसके लिए एक पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर अभी नहीं जा रही कि केवल महिलाओं के लिए क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं, वो अलग चीज। बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं एक एक महिला जो 8 से 10 बार प्रेग्नेंट हो रही है, इट मीन्स कि वो 20 साल तक या तो प्रेग्नेंट है या तो वो दूध पिला रही है अपने बच्चे। तो वो कब राइट्स के बारे में बात करें, है ना, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट वो है। तो मुझे फिर वो मैं कन्विंस अपने आप को कर पाई कि सबसे पहले आप अपने गर्भ पे तो मतलब अपने उस पर तो काबू रखिए ना, कि मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए। पहले ये अधिकार आपको मिलना चाहिए कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए या अभी नहीं चाहिए, वो तय करे कि उसको कब करना। तो शायद इस बात से मैं कन्विंस हुई कि जब उसको ये होगा कि नहीं, मैं कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करूंगी और उसके बाद मुझे 3 साल तक या अभी नहीं या कभी नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तभी तो मैं बाकी चीजों के लिए लड़ पाऊंगी। तो शायद वहां से ये मेरा जर्नी, मेरा ये अलग शुरू। फिर उसके बाद मैंने टीएसयू ज्वाइन किया। वहां पे प्रीति आनंद और डॉक्टर वृंदा के साथ में एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनके साथ में भी जब मैंने ये पर्सपेक्टिव किया, उनके साथ शेयर किया कि मी टाइम मतलब महिलाओं का मी टाइम अगर हम बात करें, इवन मतलब यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि कौन घर में ज्यादा इंगेज है ना। तो वो जनरली घर में ज्यादा इंगेज महिला है, वो बच्चों में है या नौकरी में है या घर के कामों में है, वो डिफरेंट उसमें है। तो प्लस फिर अगर वो प्रेग्नेंट भी है और वो उसको नहीं पता है कि वो प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकती है या कुछ समय के लिए अंतराल दे सकती है, उसे ये नहीं मालूम है, तो वो अलग ही एक लड़ाई है। तो ये जो पर्सपेक्टिव उनको मैंने दिया तो बहुत समझ में आया कि हाँ, कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ पे हमको इस पे हमें काम करने की जरूरत है ना।
और लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए बताने की जरूरत है कि वो अपने लिए कुछ समय निकाल पाए, अपनी बेहतरी, अपनी चीजों को लेकर कुछ सोच पाए। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ में हमने टीएसयू में काम, जो टीएसयू थी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा हर उसमें पर्सपेक्टिव ये थोड़ा नारीवादी या महिलाओं को ये इस तरह की चीजों में आ रहा है, लेकिन शायद मैं इन पूरी जर्नी में जो वो जिस्ट है, ये जो, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, तो मैं, मेरा का क्या पर्सपेक्टिव है वो शायद मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और तो वहां पे हम लोगों ने सरकार के साथ में पूरे 75 जिलों में कई तरह की जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव आए हैं, चाहे वो अंतरा हो, चाहे छाया हो, जो नए बास्केट ऑफ चॉइस में आए, और बाकी जो पुराने चल रहे थे उनके साथ में मिलकर उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग, आशा की ट्रेनिंग, कितने एनम है या डॉक्टर्स हैं वो लोग कितने ट्रेंड हो रहे हैं, या फैसिलिटी कितनी तैयार है लोगों को सेवाएं देने के लिए, इस इश्यूज पे हम लोगों ने काम किए। कई सारे आईसी मटेरियल्स बनाए गए और एक पायलट भी चलाया गया जो फेडरेशन के साथ में हम लोगों ने शुरू किया। वो एक कई 3-4 साल का एक अच्छा जर्नी था जिसमें हम महिलाओं की सोच के बारे में हम बात करते थे, वो क्या सोच रही है, किस तरीके से प्रीति मैम का एक बहुत अच्छा वो था कि वो एक लैब है, वहां एक्सपेरिमेंट करो, है ना, फेल होंगे पास होंगे वो दूसरी बात है, बट हमें वहां जाके देखना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, तो वो हम लोग वहां पे किया। तो ये 5 साल का जर्नी, फिर मैंने पीएसआई ज्वाइन किया, और यहाँ पे भी 6 साल की जर्नी रही है, और यहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग और AYSRH, एडोलसेंट यूथ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम किया। एडोलसेंट पे काम करना एक अलग ही जुनून वाला काम है ये भी, मतलब मेरा शायद मैं जब कोई काम करती हूँ तो कुछ ज्यादा मैं उस पे इंडल्ज हो जाती हूँ, तो वो कभी कभी बहुत अच्छा है, कभी कभी बहुत खराब भी रहता है, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। तो वो भी एक जो एडोलसेंट के साथ में काम किया, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुद्दों को लेकर, वो भी डिफरेंट था। हम लोगों ने जो है यहाँ पे अर्बन में जो HD चलती थी, एडोलसेंट हेल्थ डे, कि किशोर किशोरियों को ये बताया कि एक ऐसा हेल्थ फैसिलिटीज हैं जहाँ पे आप जाके अपनी बातें कर सकते हैं, कुछ अगर नहीं पता है, क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव एज, मतलब टीन एज एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, आपको नहीं मालूम है कि हम क्यों पीरियड्स हो रहे हैं, या अगर हम मास्टर बेड की बात करें कि बच्चे लड़कों को भी नहीं पता है, वो किससे पूछ रहे हैं, वो अपने पीयर से पूछ रहे हैं, जो जितना उन्हें भी उतना ही पता है, तो वो लोग कंफ्यूज है और कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो इन मुद्दों पे हम लोग ने बात करना शुरू किया, कुछ ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया फैसिलिटीज में जहाँ पे वो जाकर खुल के बात कर सकते थे। तो ये सारे जर्नी रही है, मेरा मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है, बट ये टोटली 10 साल गवर्नमेंट को सहयोग किया, जिन जिन संस्थाओं में काम किया है, और विभिन्न मुद्दों को लेकर, और उससे पहले हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे हम कह सकते हैं कि जाके कम्युनिटी के साथ में काम। अच्छा, तो आपका जर्नी ये आपने बड़ा विस्तार से बताया। अभी हम ये सुनना चाहेंगे। पहले हमने डिफाइनिंग मोमेंट्स की बात की, तो अभी आपका जो ये रेस्ट ऑफ जर्नी है इसमें कुछ बोलते हैं ना हम कि इम्प्रेशन छोड़ जाता है मोमेंट हमारे ऊपर। तो वैसे एक या दो आप हमसे शेयर, मतलब शेयर करें, हमारा ये रिक्वेस्ट है। जैसे मुझे, जो मैंने अभी शेयर किया कि किशोर किशोरियों का मुद्दा, जो मैंने कभी काम नहीं किया था इस पे, तो मुझे लगता है कि शायद ये किशोर किशोरियों का मुद्दा जो है ये बहुत ही, मतलब हम ये कह सकते हैं अगर हम इस एज ग्रुप के साथ काम करते हैं तो हम प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। बाकी जितना भी है ना कि हो गया फिर हम देख रहे हैं, बट ये एक एज ग्रुप ऐसा है जिसमें चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जेंडर हो, चाहे हम राइट्स की बात करते हो, फंडामेंटल राइट्स या डिफरेंट, मतलब अ, ये मुझे लगता है एक ऐसा एज ग्रुप है जो वनरेबल है टोटली, इनको हमने छोड़ रखा है इस ग्रुप में, मतलब काम हो रहा है, ये मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल छोड़ रखा है, बट वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम हो रहा है। तो मुझे ये एक ऐसा जगह लगता है जो मेरे दिल में, मतलब कहीं ना कहीं है कि मैं अगर इस मुद्दे पर काम कर पाऊं और ज्यादा किशोर किशोरियों के साथ में, और डिफरेंट उनके साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर पाऊं, या उनको बता पाऊं क्या उनके राइट्स हैं, या हेल्थ से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है कि वो उनको अपने बॉडी की एनाटॉमी नहीं पता है कि क्या है, कैसे काम करता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, कैसे रोक सकते हैं, या
क्यों हमारे बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, क्या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने बहुत बड़े पार्ट को मिस किया है, तो ये वाला मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कहीं ना कहीं है कि इस बारे में हमें और काम करने की जरूरत है, या मेरे मन में इसका अभी भी है कि इस पर और मैं काम कर सकती बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम सब ये जानना चाहेंगे कि लाइक व्हाट केप्ट इप्शा गोइंग इन दिस डेवलपमेंट सेक्टर इतने सालों से, वो क्या चीज हूँ। थी? जी, शायद मेरा पैशन, और हर चीज को मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से शायद देखती थी या देखती हूँ। तो मुझे लगता है वही है जो मुझे लेके चलता है। मैं एक बात बहुत अच्छे से कहती हूँ कि अभी मतलब पता नहीं इसमें मैं नहीं चाहती कि लोगों को मतलब अदरवाइज इस चीज को ले लेकिन फिर भी कि शायद ना अभी पहले हम लोग, जब मैं ग्रास रूट लेवल पे जब आप काम करते हो कम्युनिटी के बीच, वो है एक्चुअल डेवलपमेंट सेक्टर जहाँ पे काम करने की जरूरत है। बट अभी क्या है ना, हम लोग एक जॉब टाइप का कर रहे हैं कि ये काम है, ये टिक करना है, ये चीजें कर देनी है ना। वो अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच रही है कि नहीं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, और सभी का होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं काम करने के, सबके लक्ष्य, सबकी सोच अलग हो सकती है। और तो कोई गलत या सही नहीं है, बस तरीके शायद अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मेरा तरीका है आगे ले जाने का। मुझे यही है तुकाराम जी। ओ, अच्छा, तो आपकी ये पूरी जर्नी में आपने बहुत सारे डोमेन्स पे काम किया है। तो अगर हम देखें कि पूरे 18 साल में, तो आप हमें बस वो बताइए कि आपके सामने क्या क्या बदलाव हुए, है ना, वो डोमेन स्पेसिफिक, भाई इस डोमेन में मैंने यहाँ चालू किया था, मेरे सामने ये बड़ा बदलाव हुआ। एक बार ऐसा जर्नी बताइए तो। हम्म हम्म जैसे एक तो मैं ये बोलूंगी कि अभी तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। जितना बदलाव कह सकते हैं ना, कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद वाला, तो शायद कोविड से पहले और कोविड के बाद वाले को हम लोग लेके चल सकते हैं कि मतलब पहले मैं बहुत पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी कि कोविड से पहले बिल्कुल डिफरेंट तरीके का काम होता था। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है ना, बहुत सारी चीजों की तरफ हम लोगों को लेके गए कि इस मुद्दों पे भी काम करने की जरूरत है। और प्लस तरीकों में चेंज आया, मतलब कभी नहीं सोचा था किसी ने कि मैं और आप ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू कर सकते हैं, या ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं भी हो सकती है, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो सेफली, जिसमें बहुत तरीके के पैसों को बचाया जा सकता है। तो शायद एक ये बहुत पॉजिटिव था। क्लाइमेट चेंज की बातें होती थी, गुपचुप गुपचुप तो नहीं कहूंगी, बट एक डिफरेंट लोग करते थे। बट क्लाइमेट चेंज अब लोगों का एक आ गया है माइंड पे कि लोग चाहते हैं हाँ कि हम प्रकृति के साथ में मिल के काम कर सके। लोग, कई लोगों ने जॉब छोड़ के वो अपना कंट्री साइड में रहना शुरू कर दिया है। बहुत तरह के बदलाव आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। और इसके अलावा जो है कि अभी हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी, मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे काम होता था, वो मुझे लगता है बहुत कम हुआ है ना। मतलब अभी अगर हम देखें तो केवल आशा काम कर रही है, जो और आशा अभी ओवरबर्डन है बहुत ज्यादा। बट उसके साथ में लोग जो उसको और मदद कर सकते हैं, जो छोटी छोटी एनजीओ थी जो काम कर सकती हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी कम है। और उनको और मदद की जरूरत है, या उनको और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अभी एक आशा है और उसके पास 20 काम। तो थोड़ा सा ये भी चेंज आया है कि इतने सारे प्रोग्राम्स आ गए जो जरूरी भी है। वो इतने सारे प्रोग्राम है, बट जो पॉइंट पर्सन है नीचे कम्युनिटी के साथ में, वो केवल एक लोग ही है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है। शुरू करते हैं। सो अभी तक की आपकी जर्नी के बाद, व्हाट डू यू थिंक कि अभी कौन से माइलस्टोन्स, है ना, माइलस्टोन्स इस डेवलपमेंट सेक्टर में, खासकर जिस पे आप डोमेन पे काम किए हो, अभी क्या माइलस्टोन अचीव करना बाकी है? आ, मुझे जैसे ये लग रहा है कि अभी बहुत सारे अनटच्ड चीजें हैं, या हम अनटच्ड तो नहीं कहेंगे, टच्ड हैं, बट शायद उसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत कि पॉलिसी लेवल पे, पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे, है ना, कि जो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें कि बहुत सारी पॉलिसीज बहुत अच्छी बनी हुई है, बट उनके एग्जीक्यूशन को और हम कैसे उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाए। मुझे लगता है कि इस तरह के माइलस्टोन को और ये हर उसमें, चाहे वो
हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लाइवलीहुड हो। अभी इस टाइम पर गवर्नमेंट लाइवलीहुड पे बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। और लेकिन शायद वो अवेयरनेस उतना नहीं है जो और पहुंचने की जरूरत है। या उसके एग्जीक्यूशन को, मतलब मैं जब भी, ये शुरू से मेरे अनुभव में रहा है कि प्लानिंग, मतलब जो पॉलिसीज बनती हैं वो हर एक चीज को, मतलब छोटी से छोटी चीजों को देख के बनाई जाती है। और वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कोई भी चीज अगर आप उठा ले तो उसमें हर तरह की चीजों को इंक्लूड किया गया है। बट दिक्कत है क्योंकि वही है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, बहुत मतलब इंडिया बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत, मतलब कई देश समझ आए इसमें। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और वो बहुत नॉर्मल है। मतलब हम अपने एक छोटी सी फैमिली को, जो मैं एक एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ, कि वही चलाने में दिक्कत है ना। तो गवर्नमेंट कैसे हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत ही प्रॉपर एक एक चीज का उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता डेवलपमेंट सेक्टर लोगों की भी उतनी ही है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर हम एग्जीक्यूशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा सा और बेटर प्लानिंग करें, हम और सहयोग कर पाए सरकार का, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इप्शा जी, आपके इस अनुभव के बाद अभी जो यंग ग्रेजुएट्स इस फील्ड में उतर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हम्म। मेरा उनको यही मैसेज है, जैसे अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीजें, मतलब यंग जनरेशन जो आ रही है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है। मैं अपने खुद के बेटे को जब मैं देखती हूँ, मैं कई बार बोलती हूँ, वो 9th क्लास में है, तो मुझे याद आता है जब मैं 9th में थी तो मेरी समझ इतनी नहीं थी, मेरी समझ केवल खाने पीने तक थी। मुझे ये मैं खाना है, मुझे ये करना है। शायद मैं उसको बार बार बोलती भी थी, लेकिन आज उसको पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, देश की क्या समस्याएं हैं, किस किस तरीके से एजुकेशन में, मतलब कई सारे उसके पास क्वेश्चन रहते हैं पढ़ाई को लेकर कि ये गलत है, ये सही है। मतलब उसके पास अपने पर्सपेक्टिव है, अपना बातें हैं बताने के लिए। वो समझ मुझे लगता है पहले के लोगों में नहीं थी, या इसलिए नहीं थी, शायद अभी उनके पास जो है ना, गूगल है, वो सब नहीं था हमारे पास। हम ही लोग थे, हम आपस में बात करते थे, एक दूसरे की समझ उतनी ही थी, है ना। और हमको यही सिखाया जाता था कि नहीं, हमें सवाल नहीं करना। बट आज जो दिख रहा है ना, वहां बोला जा रहा है नहीं, सवाल करो, आप ढूंढो, एक्सप्लोर करो। तो ये जो ग्रेजुएट्स है, मुझे लगता है कि इनको इतना अच्छे समझ के साथ ये बड़े हो रहे हैं, इतना डिफरेंट ओपिनियंस इनको मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और लगाने की जरूरत है। और आज हमारे पास में एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये ठीक है, इसकी खराब चीजें भी हैं बट कितना पॉजिटिव चीजें भी हैं। इस टूल को हम कितना और यूज कर पाए, एआई को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। केवल ये प्रश्न करना नहीं, ये आ गया, ये ऐसा कर देगा, ये एआई आ गया तो अब इतने लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वो तो अब जो आ गया है वो आ गया है, उसके चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। बट इसको एज टूल, एज अ स्ट्रेंथ, एज अ पॉजिटिव टूल की तरह हम कैसे इस्तेमाल करें, ये हमारे ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। तो अगर जो ग्रेजुएट्स डेवलपमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनको मेरा यही राय है कि इस फील्ड में वो क्या नया दे सकते हैं, है ना। तो थोड़ा इस सोच के साथ कैसे सोशल मीडिया को जोड़ सकते हैं इसमें, कैसे पॉलिसी एग्जीक्यूशन को और सरल बनाया जा सकता है, इसमें कैसे टेक्निकल चीजों को जोड़ा जा सकता है। तो यही है कि वो, उनसे हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पर और इसमें ड्रास्टिक और बहुत बेटर चीजें लेकर आए। ठीक है, ठीक है। तो इप्शा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना जर्नी शेयर किया एंड यंग ग्रेजुएट्स को मतलब एक तरीके का मार्गदर्शन दिया कि इस फील्ड में आपको सवाल पूछते रहना चाहिए, बिकॉज दैट विल लीड टू चेंज। चेंज की पहली शायद कड़ी वही है कि आप सवाल पूछो, है ना। जो हम हमारे सेक्टर में बोलते हैं कि स्टेटस को चैलेंज करो, चैलेंज तो सवाल से ही हम्म। होगा। सबसे बेस्ट और राइट। क्या कहेंगे, मतलब एक एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल तरीका है, सवाल पूछो और चेंज को हम्म। उसमें कन्वर्ट करो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और आपकी जर्नी और आपका अनुभव सबके साथ शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच तुकाराम जी, फिर से कि मुझे अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। मेरी पुरानी सारी यादें ताजा हो गई और मुझे, मतलब एक अच्छा फीलिंग भी आता है जब आप अपने बारे में बात करते हैं। तो आपने ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में बात कर पाऊँ, इसके लिए बहुत बहुत